हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ चार्ज के बारे में पढ़ा था और कुछ प्रॉपर्टीज उसके बारे में हमने पढ़ी थी। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलते हैं हम पहले एक बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल पर। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। यानी हमें 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो आप जानते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है हमारा, Q इक्वल्स टू NE, और Q का वैल्यू हमें गिवन है 1 कूलम। तो हमें N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। तो N इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन E, यानी 1 अपॉन E का मतलब है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो इसे इजिली हम सॉल्व करके N की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसे सॉल्व करने पर आएगा बच्चों N इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 कूलम चार्ज में? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होंगे। तो बच्चों हम चलते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन 250 ग्राम वाटर। यानी हमें वाटर में 250 ग्राम वाटर में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए। केमिस्ट्री वाला बेसिक मोल कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 18। ये आपको मालूम है। तो हम जानते हैं कि 18 ग्राम में जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो कितने मॉलिक्यूल होंगे? Na यानी एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे, यानी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 जो है वो मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने ग्राम में? 18 ग्राम में होंगे। ये हमें मालूम होना चाहिए, ये हम मोल कॉन्सेप्ट से जानते हैं। तो 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन 1 ग्राम, अगर मैं 1 ग्राम की अगर मैं बात करूं तो वो होंगे मेरे पास Na अपॉन 18। यानी वाटर के 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हैं। तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे? 1 ग्राम के अंदर होंगे Na अपॉन 18। लेकिन मुझे फाइंड किस में करने हैं? 250 ग्राम में फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन 250 ग्राम, तो 250 ग्राम में हो जाएंगे Na अपॉन 18 इंटू 250। आप समझ गए होंगे कि हमारे पास 250 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अब हम ये देख लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल कितना चार्ज दे रहा है, ये हम देख लेते हैं। और उस चार्ज को हम इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मैं कैपिटल N से डिनोट कर देता हूं। तो H2O की अगर मैं बात करता हूं तो H2O में अगर मैं इसकी हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है और 2 हाइड्रोजन के एटम है। तो 2 प्रोटॉन तो मुझे यहां से मिलेंगे। और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में आप जानते हैं 8 प्रोटॉन है। तो टोटल जो है मुझे 10 प्रोटॉन्स मिल रहे हैं। यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल मुझे कितने प्रोटॉन दे रहा है? मुझे 10 प्रोटॉन दे रहा है। और जब ये 10 प्रोटॉन दे रहा है तो चार्ज कितना दे रहा होगा? 10E चार्ज दे रहा होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो E के इक्वल है। तो 10 प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? 10E होगा। तो आप यहां समझ गए होंगे कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 10E चार्ज दे रहा है, 10E कूलम चार्ज दे रहा है। अगर मैं इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास 250 ग्राम में टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज इन 250 ग्राम, टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। 250 ग्राम वाटर कितना हो जाएगा? Q इक्वल्स टू N इंटू 10E, यानी Q इक्वल्स टू होगा मेरे पास Na अपॉन 18 इंटू 250 इंटू 10 इंटू E का मतलब हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। यहां मैं Na की वैल्यू रखकर अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास जो चार्ज का वैल्यू आएगा वो आएगा Q इक्वल्स टू 1.3
इंटू 10⁻⁷ कूलम, 1.33 इसके अप्रोक्स आएगा, 1.3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। आप इसे सॉल्व भी करके देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस टाइप के न्यूमेरिकल करने का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमें यहाँ 250 ग्राम वाटर के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज फाइंड करना था, टोटल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितनी है। तो मैंने पहले देखा कि H2O के 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वो होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे। तो यहां से मैंने 250 ग्राम के अंदर टोटल क्या निकाली, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। तो यहां मुझे पता है कि एक जो मॉलिक्यूल है वाटर का वो मुझे 10 E कूलम चार्ज देगा, 10 E कूलम चार्ज देगा। तो कितने मॉलिक्यूल्स कितना चार्ज देंगे, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा फाइनल आंसर आ गया Q इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। इस तरह से आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस समझ सकते हैं। तो बच्चों, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए हम एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ए बॉडी ट्रांसफर 4000 इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी। यानी एक बॉडी जो है वो 4000 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रही है। तो हम जानते हैं जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स दे देती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हमें वो पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करना है। तो हम बेसिक फॉर्मूले से जानते हैं, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन से जानते हैं, Q इक्वल्स टू N होता है, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसे बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। N का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ 4000 और E का जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये पॉइंट हटा दिया, तो ये हो गया कितना, Q इक्वल्स टू 6400 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। तो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन से इसे बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं आगे न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों एक और न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ हम। इज 2.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इज पॉसिबल ऑन बॉडी, ऑन एनी बॉडी। यानी क्या 2.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल हो सकता है क्या, ये हमें फाइंड करना है। तो हम वही अपने लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन पे चलेंगे। तो हम जानते हैं Q इक्वल्स टू N होता है। अगर हमें यहाँ पर N एक इंटीग्रल मल्टीपल मिल जाता है, अगर यहाँ पर हमें N की वैल्यू E का इंटीग्रल मल्टीपल मिल जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज ये चार्ज बॉडी में पॉसिबल नहीं होगा। तो सॉल्व करके देखते हैं इसे हम। तो Q का वैल्यू है मेरे पास 2.3 इंटू 10⁻⁻19 और ये N, E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां से अगर मैं N का वैल्यू फाइंड करूं तो ये मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है बच्चों N इक्वल्स टू 23/16। तो आप ये ध्यान देख सकते हैं, N का मुझे एक इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू नहीं मिल रहा, E का इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू नहीं मिल रहा, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो चार्ज है किसी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे N की वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर मिल रही है और एक इंटीग्रल मल्टीपल नहीं मिल रहा मुझे E का। तो मैं कह सकता हूं दिस चार्ज 2.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज नॉट पॉसिबल ऑन एनी बॉडी। तो इस तरह से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि किसी बॉडी पर कोई चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो बच्चों हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, कूलम्स लॉ पर। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, इसे हम समझेंगे यहां ध्यान से। सपोज मेरे पास दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। सपोज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, और दोनों चार्जेस जो हैं वो वैक्यूम में रखे हुए हैं। अभी हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात नहीं कर रहे, किसी और अदर मीडियम की बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। तो कूलम्ब लॉ ये कहता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आप जानते हैं चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और अर्थ किसी बॉडी को जब अपनी तरफ खींचती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो अलग अलग फोर्सेस के बारे में आप जानते होंगे। तो यहां पर कूलम्ब लॉ ये कहता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के
मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ Q1 एंड मोड ऑफ Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखता हूं तो F प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, this is known as Coulomb's law. What it says that the electrostatic force between two charges which is separated by r distance, F proportional to mode of Q1 mode of Q2 upon R square। तो बार बार मुझे मोड नहीं लगाना पड़े, इसलिए मैं सिंपल इसे Q1 और Q2 लिखूंगा। तो आप इसे मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करेंगे चार्ज का, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा रहा हूं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है K इक्वल्स होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये मैंने बात करी है K की वैल्यू किसमें, सीजीएस यूनिट के अंदर, और सॉरी एमकेएस यूनिट के अंदर। सीजीएस यूनिट के अंदर K का वैल्यू होता है इन सीजीएस K इक्वल्स टू 1 होता है, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESC स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि किसके अंदर, सीजीएस के अंदर K का वैल्यू 1 होता है, और अगर मैं एमकेएस और एसआई यूनिट सिस्टम की बात करूं तो K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इस K की वैल्यू को हम लिखते हैं K इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे पढ़ते हैं हम एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं इसे। तो आप ध्यान रखेंगे ये होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। हमें पता है दोनों चार्जेस हमारे कहां रखे हुए थे, वैक्यूम में रखे हुए थे, तो यहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। और याद रखने के लिए इस K का अपोजिट इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, कोई भी दो चार्जेस हैं जो वैक्यूम में रखे हुए हैं, दोनों r डिस्टेंस से सेपरेट हैं, तो उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बन रहा है, ये आप देख सकते हैं F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यू कैन से F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमने बात करी जब दो चार्जेस का है वैक्यूम में रखे हुए हैं। बच्चों अब हम सिनेरियो देखते हैं जब दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रखा गया है। सपोज दोनों चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों पॉइंट चार्ज हैं और दोनों कोई r डिस्टेंस से सेपरेट है और इन्हें कहीं किसी मीडियम में रखा गया है। सपोज ये किसी एप्सिलॉन परमिटिव वाले मीडियम में रखे गए हैं, तब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। यहां मैंने एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन पुट किया है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। यहां एप्सिलॉन R जो है इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी एप्सिलॉन इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन R। तो किसी मीडियम में चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है
Fm force in medium is given by 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 upon r स्क्वायर। तो बच्चों ये परमिटिविटी जो है ये किसी भी मीडियम को बताती है, वो मीडियम कितना कंडक्टिव है। ये हमें किस बात से पता लगता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू से मालूम पड़ता है। अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू अलग अलग होती है। तो फोर्स इन मीडियम अगर मैं देखूं तो वो आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप यहां देख सकते हैं ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज फोर्स इन वैक्यूम। सो force in medium equals to force in air or vacuum upon epsilon r। तो आप इस फॉर्मूले से देख भी सकते हैं कि अगर चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया जाता है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन r है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम कहते हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r है, ऐसे मीडियम में चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स वैक्यूम के फोर्स का कितना हो जाता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाता है, यानी रिड्यूस हो जाता है। तो किसी मीडियम का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, किसी मीडियम का इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि जो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में फोर्स लग रहा था अब उतना फोर्स नहीं लगता बल्कि कम हो जाता है। तो इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं बात करूं एयर के लिए, तो एयर के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है उसकी वैल्यू होती है 1.005, तो ऑलमोस्ट हम 1 कह लेते हैं। इसी तरह वाटर के लिए जो एप्सिलॉन होता है वो होता है 81। आपको ये कुछ वैल्यूज ध्यान रखनी चाहिए। इसी तरह मेटल के लिए जो एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है इनफाइनाइट होती है। तो आप मेटल में फोर्स भी देख सकते हैं, मेटल में कितना फोर्स लगेगा। यहां अगर मैं इंफिनिटी रखूं तो मेटल में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर दोनों चार्जेस के बीच में, ध्यान से समझेंगे इस वाली बात को, अगर दोनों चार्जेस के बीच में मैं कोई मेटल की रॉड रख देता हूं, सपोज मैं कॉपर की या एल्यूमिनियम की कोई रॉड रख देता हूं, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये बात हमें कहां से मालूम पड़ रही है, फॉर्मूले से भी मालूम पड़ रही है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी रखी मैंने यहाँ, इन्फिनिटी रखी। फॉर मेटल इन्फिनिटी रखी तो एफ अपॉन इन्फिनिटी 0। तो मेटल अगर मैं रख देता हूं दोनों चार्जेस के बीच में, तो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप के आपको क्वेश्चंस करने भी आने चाहिए और ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कूलॉम्स लॉ, इस चैप्टर का एक तरह से बेस है कूलॉम्स लॉ, तो आपको ये आना चाहिए। तो बच्चों हम यहाँ कूलॉम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी समझ लेते हैं। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी मालूम होना चाहिए, किस तरह से हम इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज XY कोऑर्डिनेट में दो चार्ज हैं Q1 और Q2, और Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 वेक्टर और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, और 1 से 2 की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है R12 वेक्टर। लेकिन अगर Q2 से Q1 की तरफ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूंगा तो वो होगा मेरे पास R21 वेक्टर होगा। आपको ध्यान रखना चाहिए R21 वेक्टर जो होगा वो माइनस ऑफ R12 वेक्टर होता है। ये आप बेसिक वेक्टर की नॉलेज से आप जानते हैं, R21 इक्वल्स टू माइनस ऑफ R12 वेक्टर। तो मैं जानता हूं कि Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लगेगा। ऐसा मान के चलते हैं कि दोनों जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्ज है। तो आप जानते हैं कि ये Q1 चार्ज Q2 को रिपेल करेगा, यानी Q1 चार्ज जब Q2 पर फोर्स लगाएगा तो वो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इस फोर्स का नाम दे देता हूं फोर्स F21। इसका लिखने का रीजन क्या है, यानी चार्ज Q2 पर फोर्स लग रहा है, 2 को मैंने पहले लिखा है, तो Q2 पर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो ये हो गया F21 वेक्टर। इसी तरह से जब Q2 चार्ज Q1 पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो वो होगा F12 वेक्टर। आप देख पा रहे होंगे जब Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा वो कितना होगा, F12 वेक्टर होगा। तो फोर्स ऑन चार्ज Q2
ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। इसको हम लिखेंगे F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस मेरे पास यही है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R12 का मैग्नीट्यूड या R21 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है, तो मैं यूनिट वेक्टर लेता हूं R12 के, वेयर R12 कैप इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, क्योंकि F21 जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर है, R12 कैप की तरफ है, यानी 1 से 2 की तरफ है। दिस इज ए यूनिट वेक्टर, R12 कैप इज ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड कहूं या R21 का मैग्नीट्यूड कहूं, एक ही बात होती है। तो यहां R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और R12 क्या आप जानते हैं क्या होता है, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड, क्योंकि हम जानते हैं कि R12 कैप जो होता है R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। आपको बेसिक फॉर्मूला पता भी होगा, A कैप इक्वल्स टू A वेक्टर अपॉन मोड ऑफ A होता है। तो यहां इसे अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा तो F21 वेक्टर मेरे पास आ गया K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर के मोड का Q और R12 वेक्टर। दिस इज नोन एज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 भी मैं कह सकता हूं, क्या कहूंगा उसे, तो आप एक बार इसको देख लीजिए, मुझे रब करना पड़ेगा, यहां मैं लिख देता हूं इसे, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो वो क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2, नीचे तो मैग्नीट्यूड है, इसको 21 लिखूं या 12 लिखूं कोई हमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, Q, और यहां क्या हो जाएगा R21 वेक्टर। दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स F12 वेक्टर। व्हाट इज F12 वेक्टर, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, यानी चार्ज Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाले फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो आप इसे एक बार देखें, इसी में ही हम अभी और भी चलेंगे आगे। अगर यहां बच्चों आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप देख रहे हैं, तो इक्वेशन 2 को मैं लिख सकता हूं F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर के मोड का Q और माइनस ऑफ R12 वेक्टर। आप यहां देख भी सकते हैं कि R21 वेक्टर जो होता है वो कितना होता है, माइनस ऑफ R12 वेक्टर। तो मैंने R21 वेक्टर ये कितना लिख दिया, माइनस ऑफ R12। तो F12 वेक्टर इक्वल्स टू हो गया K Q1 Q2 अपॉन मोड मोड ऑफ R12 वेक्टर। अगर मैं इक्वेशन 1 और 3 को अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर F12 वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो आपको यहां ये इक्वेशन देख के कुछ 11th क्लास का याद आ रहा होगा,
जो हमने न्यूटन्स लॉ के न्यूटन्स का थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था कि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स का इक्वेशन है, आपको ध्यान आ रहा होगा। तो यहां भी हम कह सकते हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, यानी जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है वो कैसा होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, जो ये इक्वेशन भी क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है। तो आप यहां ये समझ लें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इक्वेशन नंबर 4 ये वेरीफाई कर रही है कि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ जो एक्शन रिएक्शन वाला लॉ है उसको फॉलो करती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन।